Dear students, welcome to the connected classrooms. Today, I am about to talk on activation energy and role of catalyst on activation energy या catalyst को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो आज ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ. आप इसको देखें जरा गौर से. ये दो मॉलिक्यूल हैं जो दो मुख्तलिफ एटम से जो एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए हैं. ये एक मॉलिक्यूल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये दूसरा मॉलिक्यूल है. इसके बाद आपके पास इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल आता है. ये किसी और एलिमेंट से बिलोंग करता है. ये भी दो एटम पर मुश्तमिल है. तो ये दोनों यहां पर मौजूद हैं और वो एक बड़े समझदार किसी बंदे के पास आते हैं. वो कहते हैं भाई हमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारी एनर्जी कम हो जाए. तो वो जो समझदार आदमी होता है वो उनको कहता है ठीक है जी, आप इस तरह करें, दूर से आए और आपस में एक दूसरे से कोलाइड करें. वो कहते हैं ये कौन सी गेम हुई कि आप हमें एनर्जी कम करने का तरीका बता रहे हैं. कहते हैं इससे होगा क्या. मॉलिक्यूल पूछते हैं. वो आगे से जवाब देता है, कहता है इससे कोलिजन होगा. कहता है वो तो सिंपल सी बात है, दो बंदे भाग के आ रहे हैं या दो मॉलिक्यूल भाग के आ रहे हैं, वो एक दूसरे में टकरा रहे हैं, तो इसमें कोलिजन ही होगा. तो और क्या हो सकता है. वो कहता है आपका कोलिजन दो तरह का हो सकता है. एक तो आपका कोलिजन होगा अफेक्टिव और दूसरा आपका कोलिजन हो सकता है इनअफेक्टिव. वो दोनों मॉलिक्यूल फिर से परेशान हो जाते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है और इनइफेक्टिव का मतलब क्या है. दे आर वेरी वरीड. वो इस पे बड़े परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं, हम तो कोलिजन तक ही महदूद थे, तो ये हमें इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन की तरफ भी ले गए हैं. ये क्या चीज़ है. वो मजीद क्वेश्चन करते हैं उसी बंदे से, उस समझदार बंदे से, कि ये इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है और इनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है. वो कहते हैं फायदा क्या होगा इनका. वो कहते हैं अगर तो आपका कोलिजन हुआ इफेक्टिव, तो देन आप क्या करेंगे कि आप प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. वो मजीद परेशान कि पहले हम लोग तो कोलिजन की तरफ परेशान थे, उसके बाद हम लोग इफेक्टिव और इनइफेक्टिव से परेशान हो गए थे, अब मजीद ये हमें प्रोडक्ट नई चीज की तरफ बता रहा है. तो वही जो मॉलिक्यूल है वो आपस में पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट में जाने का मतलब क्या है. वो बड़े परेशान होते हैं. जो बंदा समझाता है मैं उनको क्या बताऊं. वो कहते हैं प्रोडक्ट में जाने का मतलब ये है कि पहले आपके दरमियान आपस में दोस्ती है, आपका आपस में लिंक है, इसका दोनों एटम्स का आपस में. तो जब आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी अपनी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये आप लोग एक दूसरे के साथ नए बॉन्ड बना लेंगे. तो प्रोडक्ट्स का मतलब ये हुआ कि आपके दरमियान न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. इसको देख के मॉलिक्यूल बड़े खुश हो जाते हैं, यार ये तो अच्छी बात है, क्यों ना हम लोग नए बॉन्ड बनाएंगे. तो क्या किया जाए. वो उसी बंदे से पूछते हैं ठीक है जी, हम कोलिजन करेंगे, लेकिन आप इस तरह हमें कोई बता दें कि कोलिजन जरा बेहतरीन हो, हम लाजमी तौर पर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं. तो वो कहता है फिर आपने ना बच्चों दो चीजों का लाजमी ध्यान करना है. एक तो जब आप कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट्स में, जब आप कन्वर्जन होने के लिए जो आप कोलिजन करने वाले हैं, इफेक्टिव कोलिजन आपका उसी सूरत में हो सकता है जब आप दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे. वो कहते हैं कौन कौन से. वो कहते हैं एक तो आपकी एनर्जी जो है इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट में चले जाएं, और दूसरा आप जिस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं या जो आपकी ओरिएंटेशन है वो भी इस तरह से होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट में चले जाएंगे. उसी सूरत में आप इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है, अदरवाइज आपका कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकता. तो एक बंदे को समझ आ जाती है, एक को नहीं आती. वो कहता है क्या करें फिर इसका. तो वो कहता है मैं ठीक है मैं आपको और भी समझा दूंगा, लेकिन वो कहता है कि अगर हम लोग इफेक्टिव कोलिजन नहीं करते, हमारा कोलिजन इनइफेक्टिव होता है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग. और फिर आगे से उसी आदमी का फिर से जवाब आता है कि आप फिर रिएक्टेंट ही रहेंगे, आप फिर प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे. तो ये जो चीज आपको बता रहे हैं कि आपके पास कोई चेंज नहीं आएगी अगर आपका कोलिजन इनइफेक्टिव है. तो बच्चों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो लिंक है दोनों, वो एक तो ये एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होना है. वो कौन सी है, इसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी क्या नहीं है, इसको मैं आसानी से आपको पढ़ा दूंगा. दूसरा जो मैं आपको क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा हूँ वो ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा हूँ. तो इस चीज को समझाने के लिए हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं. तो ये आपका टॉपिक है. एक इसमें कैटलिस्ट आएगा और दूसरा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी. तो पहले हम लोग जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ने से पहले मैं आपको वही रिएक्शन दोबारा से दिखा देता हूं. तो यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में वही मॉलिक्यूल है. ये आपकी बुक से ली हुई एग्जांपल है.
तो ये दो एटम जो दोनों एक जैसे ही हैं, ए है, दूसरा एटम भी ए है, ये दोनों आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है जिसको मैंने A2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इनके दरमियान आपस में दोस्ती मौजूद है, इनके दरमियान आपस में बॉन्ड है, ये एक जनरल रिएक्शन है। तो इसी तरह उसके बाद हमारे पास बी है, ये एक और किस्म के एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, उसमें भी आपके पास बी और बी दो एटम आपस में मिलकर इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो ये इसमें आप देखें ये ऑलरेडी बॉन्ड्स इनमें मौजूद हैं। अगर इफेक्टिव कोलिजन होता है तो इनके जो आपस के ये वाले जो बॉन्ड हैं ये टूट जाएंगे और बदले में इनके दरमियान नए बॉन्ड बन जाएंगे। अब ए और बी आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और इसी तरह ए और बी आपस में आ जाएंगे, जिसको हम लोग 2AB की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक जनरल रिएक्शन है, ये ऐसा कोई रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ए कोई एलिमेंट नहीं है, बी कोई एलिमेंट नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। इससे हम लोग आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक इनइफेक्टिव कोलिजन की उसने मिसाल दी हुई है, आपकी बुक से मैंने ली हुई है, पेज नंबर 122 132 133 से मिलेगा। ये देखें जरा, इसको और से चेक करें। ये आपके पास वही मॉलिक्यूल जो मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये ए वाला मॉलिक्यूल है और ये वो बी का एक मॉलिक्यूल है, ये हम एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं ताकि एक दूसरे के पास कोलाइड कर लें। तो जैसे ही मैंने आपके सामने जो क्राइटेरिया बताया कि उनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में जा पाए, और दूसरा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बोलें तो क्या बोलें, ओरिएंटेशन से मुराद जिन मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्ड बनाना है, जिसने प्रोडक्ट्स में जाना है, वो आपस में कोलाइड जरूर करें। तो जरा हम लोग इस सिचुएशन को देखते हैं। ये ए का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है बी वाला, ये दोनों आपस में कोलाइड करने आए हैं। तो कोलिजन इस तरह से हुआ है, ये आपके सामने एक कोलिजन आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह से। अब इसको जरा देख सकते हैं, एनर्जी का फैक्टर तो हमने बाद में देखना है, पहले मैं आपको इनकी ओरिएंटेशन ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ये आपस में दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं कोलाइड कर रहे हैं ए और बी, लेकिन ये जो कॉर्नर वाले हैं दोनों, इनका आपस में तो कोई कोलिजन हो ही नहीं रहा। या तो ये भी डायरेक्ट टकरा रहे होते, कोलाइड कर रहे होते, तो हमें लगता है कि इनका कोलिजन इफेक्टिव है। तो इसका मतलब ये दो जो क्राइटेरिया थे उनमें से एक क्राइटेरिया ये वाली सिचुएशन पूरी नहीं करती, इनकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा कि ये वापस चले जाएंगे, कोई प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट नहीं होगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं। ये दूसरा कोलिजन है जिसको मैं इफेक्टिव कोलिजन कहता हूं। आप इसको देखें, ये ए वाला मॉलिक्यूल है जिसको थोड़ी देर पहले हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल में लिया था, ये ए मॉलिक्यूल है और ये वो बी वाला मॉलिक्यूल है, ये दोनों आ रहे हैं। तो इनके दरमियान एक इफेक्टिव कोलिजन हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि इनके दरमियान ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक है, ए और बी ने आपस में मिलना था, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और ये और ए और बी और आपस में कोलाइड कर रहे हैं। पिछले वाले में देखें, पिछले वाले को चेक करें तो ये दोनों तो कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन कॉर्नर वाले दोनों आपस में कोलिजन में नहीं है। तो इसका मतलब इनकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं थी। तो इस सिचुएशन में इनकी ओरिएंटेशन ठीक है। तो नतीजा क्या निकला कि इनके दरमियान जो पुराने बॉन्ड थे वो टूट गए हैं, अब नए बॉन्ड बन गए, ए और बी के दरमियान बॉन्ड बन गया, फिर ए और बी के दरमियान बन गया। तो अब इसी चीज को आप वापस जाते हैं और दोबारा रिएक्शन देखते हैं। ये A2 था जो ए के दरमियान था, बॉन्ड मौजूद है, और बी के दरमियान एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा था यहां पर। ये दोनों बॉन्ड जो हैं इफेक्टिव कोलिजन के बदले में क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, और बदले में नए बॉन्ड बन गए ए और बी के दरमियान और ए और बी के दरमियान। इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहते हैं एक इफेक्टिव कोलिजन। तो अब हम लोग अपने उस वापस मैं चलता हूं आपको इसी चीज पे कि मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में उसी सूरत में जा सकते हैं जब उनके दरमियान इन दोनों चीजों का क्राइटेरिया फिल होगा। ओरिएंटेशन तो आपने मैं विद एग्जांपल बता दी। अब एनर्जी क्या चीज है, इसको हम लोगों ने देखते हैं, इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन कैसे, इसको मैं आपसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, आप इसको चेक करते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। तो जो आपकी बुक पे चीजें लिखी हुई हैं हम एक दफा उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं जी। ले जी, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, यानी इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं ना, रिएक्टेंट्स वो प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो उस वक्त मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो दो तरह के काम होने होते हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो उस वक्त एक चीज होनी है और वो दो इवेंट होने हैं जिनको लाजमी होना चाहिए। वो इवेंट्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूं और पहले भी किया हुआ है। रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो उस वक्त दो काम लाजमी होने होते हैं, और वो दो काम कौन से हैं
कि पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। ये तो इस बात को कोलिजन थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है वो आपको डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, द बॉन्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग एटम से मुराद रिएक्टेंट के एटम्स जिन्होंने रिएक्शन करना है, वो क्या करेंगे, मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जाना है वो आपस में कोलाइड करेंगे तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमें पहले पता है कि बॉन्ड क्यों बनता है, एनर्जी लोअर करने के लिए बनता है। जो मैंने शुरू में आपसे कहानी सुनाई उसमें भी हमने ये जिक्र किया था कि एनर्जी कम करने के लिए दोनों वो टकराना चाह रहे थे। तो वो कहता है कि अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जाना है तो देन दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। नंबर वन, ये थ्योरी, कोलिजन थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है। और वो फिर बाद में दो सिचुएशन अराइज कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया हुआ कि उन दोनों के दरमियान कोलिजन इफेक्टिव भी हो सकता है, इनइफेक्टिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा किन दोनों चीजों पे, एक एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि उनके जो इफेक्टिव कोलिजन हुआ एनर्जी की बुनियाद पे होने और ओरिएंटेशन की बुनियाद पे होना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिसाल भी दिखाई है कि उनकी ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो कोलिजन जो था वो इफेक्टिव नहीं बना था। जब डायरेक्शन ठीक थी और ओरिएंटेशन उनकी ठीक थी तो डायरेक्शन जो कोलिजन था वो एक इफेक्टिव कोलिजन बन गया था। तो उसने, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया, जैसे आपको मिसाल में समझाया कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। इसी सूरत में जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। तो ये जो बात मैं इस वक्त आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ बेटे, ये आपकी बिल्कुल टेक्स्ट बुक से लिया हुआ मटेरियल है, तो आप इसको इसी तरह से प्रीपेयर भी कर सकते हैं एग्जाम के हवाले से भी। सो आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि बॉन्डिंग एटम्स, ऐसे एटम्स जो रिएक्टेंट के एटम हैं जिन्होंने प्रोडक्ट में जाना है, उनको लाजमी तौर पे कोलाइड करना चाहिए। अकेले कोलिजन से काम नहीं चलना, कोलिजन के लिए जरूरी है टकराव इस तरह का होना चाहिए कि वो उनकी एनर्जी भी खास किस्म की आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए। तो हम लोग इसको आगे लेके जाते हैं। अब क्या कहते हैं, फॉर इफेक्टिव कोलिजन द एनर्जी मस्ट बी हाई एनफ, एनर्जी इतनी हाई होनी चाहिए टू ओवरकम द रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां से व्हाइट बोर्ड की मदद से। मेरे पास ये एटम है आपके सामने, नॉर्मली हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये इस तरह का एक एटम है जिसके दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम लोग देख सकते हैं। और इसके बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक ओवर सिंप्लीफाइड मैं आपके सामने दिखा रहा हूं क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे उसके गिरदनवा में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं यूं। अब ये दूसरा एटम था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी रिएक्शन करने आया, जो बाद में वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस की बात कर रहा हूं। ये दूसरा मेरे पास एटम है, ये भी न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है आपके सामने, और इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन आ गए। ये दोनों आए हैं, हम कोलाइड करें आपस में, हम आपस में कोलाइड करें। तो लेकिन कोलिजन में आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अल्टीमेटली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एटम नजदीक आना चाह रहे हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कहेगा कि ये पीछे हो जाएं, ये मजीद आगे ना जाएं। लेट्स से कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये तो वेरी स्मॉलर पार्टिकल है, मेजर पोर्शन तो हमारे पास आप जानते हैं, पहले चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस में मैस होता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिल्कुल यूनिफॉर्म है। अब क्या होगा, जैसे एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करके तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे यूं, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो फिर दोनों एक दूसरे के सामने क्या है, न्यूक्लियस है। तो अभी भी रिपल्सिव फोर्सेस तो है ना। तो वो ये कहता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए कोलाइडिंग एटम्स के दरमियान कि ये जो रिपल्शन क्रिएट हो रही है इनके दरमियान वो किसी तरह से ओवरकम हो जाए, किसी तरह से उसको वो कवर कर जाए। तो यहाँ पे फिर वापस आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर कि एनर्जी मस्ट बी हाई एनफ टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स या कोलाइडिंग एटम्स। और डायरेक्शन किस तरह की होनी चाहिए, डायरेक्शन या correct orientation means the atom need to form new bond must collide with each other। जिन्होंने बॉन्ड बनाने हैं वो उन्हें कोलाइड तो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहली मिसाल दिखाई थी उसमें आपके पास इनइफेक्टिव कोलिजन में दो एटम ऐसे थे जो सेंटर वाले आपस में कोलाइड कर रहे थे, कॉर्नर वाले कोलाइड ही नहीं कर रहे थे। तो नतीजा क्या निकला था, इनइफेक्टिव कोलिजन था। तो इसी तरह उसने कहा कि उनको न्यू बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि वो आपस में कोलाइड करें। इससे आगे चलते हैं। अब उस डेफिनेशन को, एनर्जी को, जो मैंने आपसे बोला था, उस एनर्जी जिसके साथ वो कहते हैं प्रोडक्ट में जाने के लिए आपको कोलाइड करना है, तो उस एनर्जी को हमने एक सिर्फ नाम दे दिया। और वो नाम क्या दिया हुआ हमने उसको,
उसको हमने नाम दिया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी। उसको नाम दिया हमने एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड या दैट इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी तो है ना, तो वो ये कह रहा है कि उनकी जो आपस की जो एनर्जी है उसको हम अलग रखते हैं, तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पार्टिकल्स मस्ट हैव एन इफेक्टिव कोलिजन, कि उनकी जितनी भी एनर्जी, हमें उससे क्राइटेरिया नहीं सेट किया, इतना कर दिया कि वो कोलाइड करें और प्रोडक्ट में चले जाएं, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपके सामने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आ गई है। और उसके बाद फिर उसने क्या कहा, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है। नो रिएक्शन अकर इफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैव एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए चाहिए, उससे कम अगर पार्टिकल्स कोलाइड कर भी जाएं लेकिन वो उतनी एनर्जी नहीं गेन कर पाते, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि वो आपके पास जो होगी एनर्जी, वो रिएक्शन अकर नहीं होगा। हाई एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्टेंट की है, लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जहां पे जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, तो नतीजा क्या निकलेगा, उनका रिएक्शन रेट जो होगा, जो रिएक्शन की स्पीड होगी आसान लफ्जों में, या रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो स्लो होगी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्शन की रफ्तार वहां पे थोड़ी सी कम होगी। अभी हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम भी देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं। ये आपके सामने एक एक्टिवेशन एनर्जी के लिए उसने डायग्राम दिखाई हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसको हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखें जरा, ये मेरे पास एक मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने इस तरह से। तो ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें एक तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी यहां पे इस जगह पे जो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे वो एनर्जी की कम होगी, उससे ऊपर बढ़ती जाएंगी, या मैं इसको यूं डिफाइन भी करता हूं, यहाँ पे कम एनर्जी है, यहाँ पे ज्यादा है, इधर और ज्यादा हो जाती है, इधर और ज्यादा हो जाती है। हम लोग यहाँ पर सिचुएशन दिखा रहे हैं कि ये ग्राफ एक्चुअली मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है। इमेजिन करें इनिशियली आपके पास जो रिएक्टेंट थे वो यहाँ पे थे, जो आपके रिएक्टेंट है वो ये है, इस जगह पे रिएक्टेंट है, उनकी कोई एक खास एनर्जी है। लेट्स से वो दोनों रिएक्टेंट, जो दोनों पार्टिकल मैंने ए और बी बताया था, उनके A2 मॉलिक्यूल का और B2 मॉलिक्यूल की ये एक ओवरऑल जो उनकी एनर्जी है वो ये है, वो आपस में नजदीक आते हैं और कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करके उनकी एनर्जी जो है वो पहले से बढ़ जाती है, और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बैरियर क्रॉस कर लेते हैं। तो उसको हम लोग, ये जो उसकी ओरिजिनल एनर्जी थी और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जिस एनर्जी की यहाँ पे ये जरूरत थी, इसको मैंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी। ये उसको दिखा रहा है जो पार्टिकल्स की नॉर्मल एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर जैसे ही वो एक्टिवेशन एनर्जी गेन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो यहां पर देखने की बात यह है कि रिएक्टेंट्स की जितनी भी एनर्जी थी वो अल्टीमेटली कोई ना कोई वैल्यू तो थी, अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहां पे आ रही है। तो नतीजा क्या निकला है कि रिएक्टेंट की जितनी भी एनर्जी थी प्रोडक्ट की पहले से कम हो गई है। तो इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे तो ये आपको समझ आएगा कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट में जाते हुए कुछ ना कुछ पोर्शन एनर्जी का सिस्टम से आउट हो गया, प्रोडक्ट के पास एनर्जी पहले से कम हो गई है। तो हम लोग इसको दोबारा से आ जाते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में लिखी हुई एक्टिवेशन एनर्जी की जो डायग्राम है, इसको उन्होंने चेंज इन एंथैल्पी बताया हुआ है। ये वो एनर्जी है जो लाजमी तौर पर गेन करनी है उनको। ये एनर्जी चेंज है जो कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट्स की पहले की निस्बत जो नए प्रोडक्ट बने उनकी एनर्जी कम हो गई है। तो नतीजा क्या निकला कि अब ये एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, और यही वो एनर्जी है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंटर होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ से ये एग्जिट हो रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मजीद बातें देखते हैं कि यहां पर क्या है कि मैंने आपसे बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया इसको, अगर रिएक्टेंट्स की हाई है तो रिएक्शन रेट उनका कम होगा। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है इसका? हम चाहते हैं कि रिएक्शन हो जाए, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसको सोल्यूशन को देखने से पहले ना मैं आप लोगों को एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप इसको जरा देख करें। ये आपके सामने एक बंदा काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल या सम सॉर्ट ऑफ थिंग, वो क्या कर रहा है कि वो किसी और दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाह रहा है। ये वो बंदा है यहाँ पर,
और उसको बिल्डिंग मटेरियल शिफ्ट करना है और दूसरी साइड पे। तो नतीजा क्या निकल रहा है कि इस बंदे को बड़ा जोर लगा रहा है, तो यानी कोई बड़ी चीज है, या पहाड़ में कह देता हूँ, या छोटी सी कोई हुमक कह देता हूँ, कोई छोटी सी हिल कह देता हूँ, जहां से ऊपर से गुजर के ये दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसके लिए मुश्किल है, यहां से चीजों को उठा के लेके जाना बड़ी मुसीबत की बात है उसके लिए। तो होता क्या है कि उसके पास एक बंदा गुजरता है, वो भी बड़ा समझदार होता है। वो कहता है यार क्यों इतनी मुसीबत काट रहे हो तुम, मैं तुम्हें एक आसान हल बताता हूँ, मैं तुम्हारा मिसाइल हल कर देता हूँ। कहते हैं क्या कर सकते हो मेरे लिए? वो क्या करता है, वो एक ना यहां से एक नया रास्ता बना देता है पहाड़ के, पहले वो ऊपर से गुजर के जा रहा है, वो इस जगह से एक नया रास्ता इस तरह से बना देता है उसको। अब ये बंदा जो है बजाय इसके ऊपर से जाके लेके जा रहा है, वो इधर से मूव करता हुआ जा रहा है। तो जैसे ही उसने देखा यार, मैं सोच रहा है मजीद, यार मैं तो पहले बड़ी मुसीबत से दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा था, अब मैं बैठे बैठे यहाँ पे रोल करी जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। तो ये बंदा बड़ा उससे इंप्रेस होता है। वो कहता है यार तुम तो बड़े काम के बंदे हो, तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम जाते रहे हो, मुझे नाम तो अपने बताते जाओ। कहते मुझे कैटलिस्ट कहते हैं। तो मैं लोगों के लिए, रिएक्शंस के लिए आसानी पैदा करता हूँ। कैसे आसानी पैदा करता हूँ? मैं रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ाता हूँ, ये बात आपको अभी मैं फ्लोशीट डायग्राम से दिखानी है। अ सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट्स बोलें तो इंक्रीज कर रहा है, इसको अब मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, बढ़ा देता है। अ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज। जैसे वो बाबा जी आए थे, वो कोई नई चीज बन के नहीं चले गए जो इसको बता रहे थे कि नया रास्ता जो बना के दे के गया, वो वैसे के थे, जो पहले थे वैसे ही रहे हैं। तो एक तो ये है कि ये रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा, और दूसरी जो बात है कि वो केमिकली अनचेंज रहेगा, केमिकली नॉट फिजिकली। मैं फिजिकली अगर कोई चीज पहले सॉलिड थी, वो मुमकिन है वो लिक्विड स्टेट में चली जाए, गैसियस स्टेट में चली जाए। अगर वो पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में थी, अब अमॉर्फस फॉर्म में चली जाए, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन केमिकली वो चीज पहले जैसी थी वैसे ही रहेगी। इसको हम लोगों ने भी डिस्कस भी करना है। तो जो मैंने मिसाल दी उसमें वो बंदा पहाड़ के ऊपर से जा रहा था बिल्डिंग मटीरियल फेंकने, बाद में क्या हुआ, एक नया रास्ता बन गया, और वो नया रास्ता बना के दिया। जो बाबा जी यहाँ से गुजर के जा रहे थे, जिन्होंने रास्ता बना दिया, जिसने नया रास्ता बताया, उसको वो अपना नाम कैटलिस्ट बना के बता के गए। तो सिमिलर केसेस हियर कि a substance that accelerates a chemical reaction but remains chemically unchanged at the end of chemical reaction. It provides a new mechanism. एक रास्ता, यानी ये जो कैटलिस्ट है, वो कह रहा है, इट से मुराद यहाँ पे वो कैटलिस्ट है जिसको हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इट प्रोवाइड्स अ न्यू मैकेनिज्म। न्यू मैकेनिज्म से मुराद एक नया रास्ता, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए खास वेज हैं जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जाने के लिए कन्वर्ट होते हैं। हमें आपको यही समझना है यहाँ पर कि ये एक नया रास्ता देता है रिएक्टेंट्स को कि वो प्रोडक्ट में चला जाए। इट प्रोवाइड्स अ न्यू मैकेनिज्म फॉर रिएक्शंस विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो रिएक्टेंट्स हैं या ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके लिए एक नया मैकेनिज्म दे देता है, लेकिन ये ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले से कम होगी। तो हम लोग इसको अगली वाली स्लाइड में चलते हैं। ये आपके सामने आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 132 पे ये डायग्राम बनी हुई है जो बच्चों के लिए नॉर्मली मुश्किल होती है। तो हम लोग पहले इसकी थोड़ा सा इसके डाइसेक्ट करते हैं, इसको, इसमें क्या क्या चीजें इसको देखते हैं। ये वाला जो पोर्शन उसने दिखाया हुआ है ना आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये एक्चुअल में उसने आपको एक तरह से बताया है कि ये जो दो लाइनें ये किस लिए रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो ऊपर वाली जो ग्राफ की लाइन जा रही है वो आपके पास रिएक्शन हो रहा है विदाउट कैटलिस्ट। अब वो कहता है ये नीचे वाली जो लाइन है, इसको उसने दिखाया भी हुआ है, ये हो रहा है रिएक्शन की नया मैकेनिज्म है, नया रास्ता है जो कैटलिस्ट के साथ हो रहा है। तो पहले तो ये रिएक्टेंट्स थे, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये थी, तो पहले इतनी ज्यादा एक्टिवेशन चाहिए थी एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स को एनर्जी गेन करनी पड़ रही थी। अब एक्टिवेशन एनर्जी पहले से कम होगी, ये एक नया रास्ता है। जैसे वो आप को वो जो लड़का काम कर रहा था उसके लिए एक नया रास्ता दे गए थे ना कैटलिस्ट साहब, तो बिल्कुल सेम ये अब ये पहले से कम एनर्जी उसको गेन करनी पड़ रही है। तो रिएक्टेंट रिएक्शन हुआ कैटलिस्ट के बगैर, ज्यादा एनर्जी गेन करनी पड़ रही है। रिएक्शन हुआ विद कैटलिस्ट, अब कम एनर्जी गेन करनी पड़ रही है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये दोनों बातें उसने यहाँ पे सिखाई हुई है कि यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है, और ये वाला है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। और ये रिएक्टेंट से चीजें क्या जा रही हैं, प्रोडक्ट में जा रही हैं। तो ये रिएक्शन का रेट बताया जा रहा है कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इस तरफ हम दिखाया जा रहा है कि उसकी एनर्जी कैसे होती है। तो मैंने आपको आज भी कोई क्या बातें बताई हैं। तो इसके अलावा मजीद हम देखते हैं कि कैटलिस्ट जो करता है डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल थर्मोडाइनामिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स या इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो चेंज नहीं करता। आप जरा गौर से देखें, इसके ऊपर दोबारा आ जाए, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट्स की है। कैटालिस्ट के बगैर भी रिएक्टेंट्स की जितनी एनर्जी है उतनी ही है, कैटालिस्ट के साथ जो रिएक्शन हो रहा है फिर भी वही है। सिर्फ कैटालिस्ट ने क्या काम किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, यानी ऐसा मैकेनिज्म दे दिया जिससे कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जाने के लिए। रिएक्टेंट्स की एनर्जी चेक करें, विदाउट कैटालिस्ट कैसे वही है। ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी, रिएक्टेंट्स की दोबारा से एनर्जी देखें विद कैटालिस्ट, फिर भी आपके पास वो सेम है कि जितनी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है उतनी ही प्रोडक्ट्स की एनर्जी है इन आइदर केस, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। तो इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि जो आपके पास कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल, कैटालिस्ट नहीं इफेक्ट कर रहा है थर्मोडायनामिक्स या इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो करता फिर क्या है, वो एक नया रास्ता दे देता है। तो अब आपके पास आखिरी चीज है यहाँ पर, वो उसने बताया हुआ इंजाइम्स। इंजाइम्स एक्चुअली ये भी कैटालिस्ट ही होती है, लेकिन दे आर समवट डिफरेंट कैटालिस्ट। ये वो कैटालिस्ट नहीं है जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, ये इंडस्ट्री में अल्टीमेटली यूज हो रहे हैं, लेकिन इनका जो है ये इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। और ये कहाँ पे हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की सूरत में मौजूद होते हैं। तो एंजाइम्स आर कैटलिस्ट दैट कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हमें दो काम आउट करने हैं। मैंने आपको एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे कल दो, और कल मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया था, लॉन्ग क्वेश्चन दो दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैं आपके सामने बुक ओपन करने वाला हूं और आपको मजीद भी हाईलाइट कर दूंगा कि वो कौन से क्वेश्चन थे, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करके भी देखेंगे। अब यहाँ इसको देखें जरा एक दफा, ये हमारे पास बुक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक है जो हम आज पढ़ रहे थे। एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक पेज नंबर 132 पे आया। ये वाली डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाई थी एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से, और इसके बाद ये इफेक्टिव कोलिजन के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखाना जा रहा हूँ, ये हमारे पास मौजूद है, इसको जरा चेक करें। 133 के बाद ये हमारा टॉपिक सिर्फ एक पोर्शन रह जाएगा, रेस्पिरेशन की पॉइंट्स हैं, आपको इसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ जो चीज़, वो कल मैंने एमसीक्यूज आपको दिखाए थे, यहाँ पे देन ही है। कल मेरे पास जो बुक थी उसमें देन था, पहला एमसीक्यूज हमने कर लिया था, दूसरा भी हमने कर लिया, तीसरा नहीं है। अब चौथे वाला एमसीक्यूज जो है वो हम आज के टॉपिक के हवाले से अटेम्प्ट करते हैं। इसको जरा एक दफा देख लेते हैं हम लोग, तो फिर इसको हम लोग चेक करते हैं। लिखा हुआ है कैटलिस्ट, ये क्या करता है जी? अ कैटलिस्ट क्या कर रहा है? इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे? पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। हमने तो ये समझा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन की रफ्तार कम हो जानी है, क्योंकि रिएक्टेंट्स को बड़ी मुश्किल से वो बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये पहले वाला एमसीक्यूज यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं हो सकता है। इंक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो ये हमने आज ही देखा था कि रिएक्टेंट्स की जितनी एनर्जी विद कैटालिस्ट थी और प्रोडक्ट्स की, वो अब भी वही थी, विद आउट कैटालिस्ट भी वही थी, तो विद कैटालिस्ट भी वही थी। सिर्फ हमने देखा था कि एक नया पाथ दिया था कैटालिस्ट ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो देखते हैं डिक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो भी नहीं है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज भी नहीं हो रही है, तो अनचेंज रहती है। इन दोनों केसेस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो अनचेंज रहती है। और आखिरी जो हमारे पास आ रहा था नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे जो इसका आपका ऑप्शन आना चाहिए वो नन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए, डी का। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू या ये ग्रेटर देन होनी चाहिए, जो उनकी नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो मूव कर रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है, इसमें डी आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ठीक है इसमें, इससे अगले वाले एमसीक्यूज में। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले डिस्कस किए हुए हैं, इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हमारा टॉपिक नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी चौथा हमारे पास है, रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो इसके बारे में आप लिख लें कि केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। तो मैं चाहूंगा तो यही कि मैं आप इस पर रिस्पॉन्ड करें मुझे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं
ये आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिफ्थ पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको क्या लगता है कि कैटलिस्ट का रोल क्या हो सकता है एक केमिकल रिएक्शन में? हमने पढ़ा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, हमें याद है अच्छी तरह से। तो मैंने उस वक्त बोला भी था कि इसका सोल्यूशन क्या है कि हम रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैटलिस्ट इसका हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स, ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड करता है आपको न्यू मैकेनिज्म, ये नया मैकेनिज्म देता है आपको फॉर रिएक्शन के लिए। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? वो किस तरह का मैकेनिज्म होगा? वो ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी पहले की निस्बत, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक तो इसका काम ये हुआ, और दूसरा इसके साथ ही लिंक्ड है एक और वो क्या है, इट कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जो दूसरी बात यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, इट एक्सेलरेट्स बोले, पहले भी वर्ड यूज हुआ, एक्सेलरेट्स बोले तो इंक्रीज कर देता है, इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये दो काम है जो कैटलिस्ट करता है। अल्टीमेटली ये दोनों काम एक ही के हैं, लेकिन हम इनको अलग-अलग देख सकते हैं कि ये जो कैटलिस्ट है एक तो नया रास्ता देगा, मैकेनिज्म देगा नया, जिसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की होगी, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि एक्सेलरेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके बाद हमारा जो मेजर आज जो था, वो कल मैंने आपको काम भी दिया था, वो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसको लिए आपको अटेम्प्ट करना है, तो बेटे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर ही पेज नंबर आप जाएंगे पीछे 133 पे, उससे पीछे थोड़ा सा जाएं आप, तो वहां पे आपके पास उसने मैकेनिज्म दी हुई है। दो चीजें आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है वहां पर। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट 8.2 एक्सरसाइज ये है आपका, और इसमें भी आपके पास ये जो पहले 3 पॉइंट्स है ना, यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, तो वो ये है कि आपको सिर्फ करना ये है बेटे कि एक तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है उसकी, जो भी होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने सभी रिएक्टेंट्स के जो गैसियस स्टेट्स है वो लिखें ना लिखें, इट्स ओके। देन आपके पास इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। ये जो आपके सामने बॉन्ड है, तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, ना हुआ तो मैं आपको कल क्लास में अटेम्प्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग सारी चीज़ों को देखा होगा। तो दो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे थी कि जब भी बॉन्ड बनना है, केमिकल रिएक्शंस होना है, बॉन्ड बनेंगे भी टूटेंगे भी। इसके अलावा हमें एक्टिवेशन एनर्जी थी, और जो मैंने आपको आज कहानी सुनाई है, उम्मीद है दोनों सूरतों में आपको वो याद रहेगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।